दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनोज कुमार और रमेश कुमार सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तभी बाइक पे सवार दो बदमाशों ने मनोज कुमार पर आनाधून फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मनोज कुमार को सिर में गोली लगी और वो जमीन पे गिर गया। रमेश कुमार को भी एक गोली लगी थी पेट में। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आज की सच्ची घटना हरियाणा राज्य की है। झज्जर में मनोज कुमार रहता था अपने परिवार के साथ, जिसका उम्र लगभग 40 था। वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। वो अपनी पत्नी और बेटी जिसका उम्र 5 साल था, और झज्जर कॉलोनी में भी फौजी रणबीर सिंह रहता था, जिसका उम्र लगभग 30 साल था। अभी अभी 2 साल पहले उसकी शादी प्रज्ञा सिंह से हुई थी, जिसका उम्र लगभग 20 साल था। रणबीर अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश था। वो अपनी पत्नी को जान से ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद रणबीर अपना छुट्टी बिताकर वो फिर अपने ड्यूटी पे चला जाता था। प्रज्ञा सिंह इधर घर पे अकेले रहने लग जाती है। धीरे धीरे प्रज्ञा का भी मन बहलने लग जाता है, क्योंकि फौजी कभी कभार आता था और फिर अपना छुट्टी बिताकर फिर वो ड्यूटी पे चला जाता था। उसको उतना ज्यादा छुट्टी भी नहीं मिलता था। प्रज्ञा की मुलाकात एक पार्क में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनोज कुमार से हो गई। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। उसके बाद मनोज कुमार प्रज्ञा सिंह का नंबर ले लेता और फोन पे बातचीत भी शुरू हो जाता। चूंकि प्रज्ञा भी अकेले रहती थी और ऐसे में उसका मन भी नहीं लगता था। उसका पति फौजी 3 महीना पर 10 या 12 दिन के लिए आता था और फिर चला जाता था। इसलिए प्रज्ञा और मनोज कुमार में धीरे धीरे घंटों बातचीत चलने लग जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच नाजायज संबंध का भी खेल शुरू हो जाता है और ऐसा ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब जब भी प्रज्ञा का मन करता था वो मनोज कुमार को बुला लेती थी और मनोज कुमार भी चला जाता था, क्योंकि प्रज्ञा अपने कमरा पर अकेली रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे ये खबर फौजी को भी पता चल गई थी, इसलिए फौजी परेशान रहने लग जाता है। एक बार की बात है, जब फौजी अपने घर पे आता है तो देख रहा है कि उसकी पत्नी फोन पर ही एनी टाइम लग रही है। उसको माना करने के बावजूद भी वो नहीं मानते थे और फोन पे कभी बातचीत करती थी तो कभी देर रात तक फोन पे चैट करती रहती थी। इसीलिए इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा होना शुरू हो जाता है और किसी भी बात के लिए प्रज्ञा फौजी को डांट देती थी और बोल देती थी, और किसी भी बात के लिए प्रज्ञा चीर जाती थी, लेकिन फौजी कुछ नहीं बोलता था। फौजी ज्यादा दिन तक छुट्टी लेकर आता नहीं था और फिर वह ड्यूटी पे चला जाता था। लेकिन जब भी वो अपनी पत्नी के पास कॉल करता था तब भी उसकी पत्नी का फोन हमेशा बिजी ही आता था। इसलिए अब फौजी पहले से ज्यादा परेशान रहने लग जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। फिर 1 महीना बाद ही फौजी फिर अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि जो कदम तुमने उठाई हो वो आगे चलकर बहुत ही बड़ा दर्दनाक होगा, इसमें कुछ रखा नहीं है। और कोशिश करो कि मनोज से बातचीत करना और उससे मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दो, मैं नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ भी दूंगा। ये बात सुनकर प्रज्ञा सिंह और ही रणबीर के ऊपर भड़क जाती है और उसके पास से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। इधर फौजी भी अपने दोस्त को लेकर पार्क में चला जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि जाओ तुम मनोज को यहाँ लेकर आओ, एक बार उससे भी एक बात कर लो, हो सकता है मेरे कहने पे मनोज संभल जाए। जैसे ही मनोज उसके सामने आता है फौजी उसके पहले अपने पास बैठाता है और बोलता है कि देख, तुम्हारे वजह से हम दोनों को जिंदगी बर्बाद हो गया है, भलाई इसी में है कि तुम संभल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, दोबारा मुझे ऐसा सुनने को न मिले। उसके बाद फौजी वहां से चला जाता है। मनोज कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ सुनता ही रहता है। अब फौजी जैसे ही वो अपने कमरा में शाम को जाता है उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुमने सुबह बोला कि अगर मैं नहीं सुधरूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे, मैं किसी भी बात से अब नहीं सुधरूंगी और तुम्हारा बात भी कभी नहीं मानूंगी, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये बात जैसे ही फौजी सुनता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और फौजी भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। लेकिन तलाक देने के बाद प्रज्ञा अपने घर पे नहीं गई बल्कि उसकी कॉलोनी में रूम लेकर रहने लग गई और वहीं भी अभी भी मनोज से वो संबंध बनाती रहती है। अब उसे कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही कोई टोकने वाला था। अब वो खुला पंछी बन गई थी, लेकिन मनोज को समझाने के बावजूद भी वह नहीं सुधरा था और ना ही माना था।
और फौजी का दोस्त उसको सब खबर देता था, उसकी पत्नी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, वो किससे मिल रही है और किससे नहीं मिल रही है। अब फौजी भी तंग आ गया था। अब वो अभी सोच लिया कि जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया और मेरा खुशी भरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसको अब दुनिया से हटाना ही पड़ेगा। 6 महीने बाद फौजी छुट्टी लेकर आता है तो मनोज को मारने के लिए 2 लाख रुपए का सौदा करता और एडवांस में 5,000 रुपया दिया और बोला कि काम हो जाने के बाद पूरा पैसा तुम्हारे कमरा पे पहुंच जाएगा। उसके बाद सुबह रोज मनोज टहलने और दौड़ने जाता था नदी के किनारे, और वो अपने चाचू जो उसी के उम्र के थे रमेश, उनको भी साथ लेकर जाता है। अगले दिन वो दोनों निकलते हैं टहलने के लिए। उसके बाद 2 सवार बदमाश बाइक पे जाते हैं और आनाधून मनोज के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। मनोज जैसे ही छलांग लगाता है उसके सिर में गोली लग जाती है और तुरंत मौके पे वो गिर जाता है। उसके बाद रमेश का भी एक पेट में गोली लग जाती है और कैसे भी करके वो निकलते हैं और रमेश कॉल करते हैं मनोज के भाई को और सारी घटना की कहानी बताते हैं। फिर उसका भाई कुछ लड़कों को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। मनोज को सिर में गोली लगने से उसकी मौत वहीं पे हो चुकी थी। उसको भाई उसको देखता है तो भी छाती फाड़ कर रोने लग जाता है। और रमेश को अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। उसको ले जाते वो भी रास्ते में बेहोश हो जाता है और अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब डॉक्टरों की टीम उसको चेकअप करती है तो उसे भी मृत घोषित कर देती है। इधर रमेश और मनोज के घर वालों जब ये खबर सुनते हैं तो लोग रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रमेश भी का शादीशुदा था और मनोज भी शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। उसके बाद जैसे ही ये खबर थाने में पड़ती है तो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। चूंकि मर्डर एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था इसलिए दरोगा साहब बहुत ही बारीक बारीक से छानबीन और पूछताछ कर रहे थे। तभी मनोज का भाई आकर बोलता है कि साहब, मेरे भाई का कत्ल फौजी के घर वालों ने किया है और फौजी भी इसमें शामिल था। उसके बाद थानेदार रिपोर्ट दर्ज करके फौजी के घर पे जाते हैं, लेकिन फौजी वहां पे नहीं था। उसके घर वालों से पूछने पे वे लोग फौजी का पता सही से नहीं बता रहा था लोग। उसके बाद फौजी के घर वालों को कुछ आदमी को थाने लाया जाता है और फौजी के घर पे कुछ पुलिस निगरानी में तैनात कर दिया जाता है। उन लोगों से पूछे जाने पे कुछ सबूत नहीं मिलता तो उन लोगों को थानेदार वापस छोड़ देता है। उसके कुछ दिन बाद जब फौजी अपने घर पे आता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और थाने लेकर जाती है। और जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो उसने बोला कि मनोज कुमार से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन भला उसका जान मैं क्यों लूंगा। उसके बाद फिर पुलिस पूछते कि तुम घर छोड़कर लापता क्यों था। अरे साहब, मैं घर छोड़कर लापता नहीं था, बल्कि मैं अपने दोस्त के घर पे गया था और वहां पे शादी था, इसलिए वहां पे कुछ दिन रुकना पड़ा। अगर मुझे भागना होता तो मैं दोबारा अपने घर पे आता क्या। उसके बाद जब पुलिस दबाव उसके ऊपर डालती तो फौजी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सारी की सारी कहानी बता देता है। उसके बाद फौजी रणबीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी दिन अन्य आरोपियों पवन और तेजपाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल और इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर लिया। उसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है।